हेलो एवरीबॉडी। लास्ट डे जो क्लास हम लोगों ने किया था, क्या उस क्लास को आपने रिवाइज किया? अगर रिवाइज किए तो कहीं पर कोई डाउट भी है? जो कुछ भी लास्ट डे क्लास में डिस्क्राइब किया गया था उसमें आपको समझ में आया? कहीं कोई डाउट है? नहीं तो यू हैव नो डाउट। अगर नहीं है तो फिर आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड करें। यस, चलिए ठीक है। अगर आप अलाउ करते हैं, ठीक है, आप अलाउ करते हैं तो हम आज प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट डे की क्लास से आज आगे बढ़ने के लिए अब हम ये जानना चाहेंगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो जान लिया हमने, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है ये हम डिराइव कर लिए, लेकिन क्या अब हम ये जान सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक साथ कई कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों तो उनका इफेक्ट क्या होगा और उस इफेक्ट को क्या हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं? आज का टॉपिक हमारे पास ये है जिसे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कितने तरीके से हम इसे कंबाइन कर सकते हैं ये तो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन हमने जैसे कि पहले कहा कि अगर कहीं पर हम देख रहे हों कि देयर आर ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर, तो फिर उस केस में हम ऐसे किसी सिंगल कैपेसिटर से उन सबको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, जो उतना ही इफेक्ट पैदा करे जितना वो सब इंडिविजुअली अपना अपना इफेक्ट दे करके टोटल प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के अगर हम आज प्रोसीड करते हैं तो जो सिंगल कैपेसिटर हम लोग यूज करेंगे उस सिंगल कैपेसिटर का नाम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, यस, तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर का नाम होगा तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यही आज का हमारा मेन पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने जैसा कि लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो हम इसमें कैटेगराइज करेंगे। यस, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कनेक्टिंग कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला ये तरीका आपने देख लिया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा ये तरीका देख लिया आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से? ये देखिए, पहला कैपेसिटर का एक एंड जहां पर हो रहा है खत्म, वहीं पर दूसरे कैपेसिटर का एक एंड को कनेक्ट किया गया है। ये डॉट पॉइंट देख रहे हैं ना, यस, इसी से। और दूसरे कैपेसिटर का ये जो दूसरा पॉइंट एंड यहां पर हो रहा है उससे तीसरे कैपेसिटर का ये पहले एंड कनेक्ट किया जा रहा है, तीसरे कैपेसिटर का एक एंड यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है। उसी तरह से तीसरा कैपेसिटर का जो दूसरा एंड खत्म होगा वहां पर चौथे कैपेसिटर का एक एंड को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये सिलसिला चलेगा, ये कंटिन्यू करेगा लास्ट जब तक के नहीं आ जाता है। और मान लीजिए कि वो लास्ट यहाँ है। ठीक है, तो पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3, तो इस तरह से लास्ट में जाते जाते कितना हो जाएगा? मान लीजिए n कैपेसिटर लिया हुआ है तो Cn। ठीक, अब उसके बाद आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और इसी तरह से डॉट 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 है और फिर लास्ट में एक कैपेसिटर ये है। आप ये भी देख रहे हैं कि इस सभी कैपेसिटर्स का एक एंड को एक साथ कनेक्ट किया गया है और दूसरे एंड को एक साथ कनेक्ट किया गया है। तो अब इस तरह से जब कैपेसिटर्स जितने भी हैं सभी के एक एंड को एक साथ और दूसरे एंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो कनेक्शन कहलाता है पैरेलल कनेक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन बना पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यही दो कॉम्बिनेशन मेन है, मेजर है। बाकी तीसरा जो आएगा वो इनका कंबाइंड होगा, मिक्स होगा। कहीं पर आप देखेंगे कि 2-3 कैपेसिटर पैरेलल में है, कहीं पर आप देखेंगे कि 2-3 कैपेसिटर सीरीज में है, फिर कहीं पर आप देखेंगे कि पैरेलल और सीरीज को कहीं पर कनेक्ट कर दिया गया है, जी कंबाइन कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। तो पैरेलल और सीरीज कहीं पर मिक्स रहेंगे तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन हमारे लिए मेजर जो कॉम्बिनेशन हुआ ये सेपरेट, ये हुआ सीरीज और ये हुआ पैरेलल। तो अब हम इन दोनों केस में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, है ना। यस, तो मैं इसे यूज करूं,
ठीक, चलिए ड्रॉ कर लिया आपने डायग्राम। अब इसे समझ लीजिए। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करने वाले हैं ये समझ लीजिए। इसके लिए हमने एग्जांपल में डायग्राम में दो कैपेसिटर लिया है जी। सबसे सिंपल दो कैपेसिटर का सर्किट। तो दो कैपेसिटर में C1 पहले वाले का कैपेसिटेंस, C2 दूसरे का कैपेसिटेंस, और इन दोनों का ज्वाइंट पॉइंट ये है, जंक्शन ये है, और एंड पॉइंट राइट साइड और लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अब राइट साइड और लेफ्ट साइड को आपने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सेल हो सकता है, ये सेल ही होगा का डायग्राम है। तो ये सेल का ये फिगर है, डायग्राम है, सिंबल है। ठीक है, तो ये सेल से आपने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज यहाँ से चलेगा वो C1 पे इस प्लेट पर पहुंचेगा, और यहाँ चूंकि पॉजिटिव एंड है इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, यहाँ पर पहुंचेगा, डिपॉजिट होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इस प्लेट पे जो इसके सिक्स सामने है इसकी वजह से इंडक्शन होगा निगेटिव चार्ज का। अब यहाँ ऐसा होता है, तो अब आगे इस पर क्या होता है, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज चलेगा और कंडक्टर वायर के जरिए यहाँ पर पहुंचेगा, ये आया। ठीक है, अब इसके सामने यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो गया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज हुआ और इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ और वही नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर हुआ। ठीक है, यस, याद रखिए, अगर कंडक्टर प्लेट है, एक प्लेट चार्ज्ड है तो दूसरा प्लेट अनचार्ज्ड है, तो जो अनचार्ज्ड रहेगा वो चार्ज प्लेट के पास लाए जाने पर इंडक्शन होगा उसमें, और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का इंडक्शन होगा। ठीक है, इन इक्वल अमाउंट का इंडक्शन होगा, इसलिए यहाँ पर दिखला रहे हैं माइनस Q, जितना प्लस Q था उतना ही, और यहाँ प्लस Q जितना है उतना, जितना माइनस Q है उतना ही प्लस Q दिखला रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव चार्ज अपीयर होता है। सीरीज में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर होता है। ठीक है, सभी के प्लेट पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है। ठीक है, अब इसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, किसके जरिए, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है, सेल। ठीक है, तो अब ये चार्ज यहाँ पर अपीयर हो गया, ये चार्ज यहाँ पर अपीयर हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ इस कैपेसिटर जो C1 कैपेसिटेंस रखता है उसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, और जब वो निकाल लेंगे तो फिर दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में होगा और दूसरा कैपेसिटर के अक्रॉस में होगा, दोनों को ऐड करने पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो यहाँ अप्लाई किया गया है? ऑफ कोर्स उतना ही होगा। ठीक है, तो अब नाउ वी कैन राइट इट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे, नाउ the amount of charge on either plate equal to Q numerically. Therefore PD across C1 equal to Q by C1, since ठीक है, जो चार्ज अपीयर होगा न्यूमेरिकली इक्वल होगा। सही प्लेट पर देख लिया हमने। तो अब
C1 कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम दे सकते हैं Q by C1। C2 पोटेंशियल C1 के अक्रॉस में अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, तो C2 कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा, तो वो उसके अक्रॉस में Q by C2 होगा। ओके, तो अब वो C1 के अक्रॉस में जो हो रहा है उसको V1 और C2 के अक्रॉस में जो हो रहा है उसको V2 हम एज्यूम कर लें, तो फिर V1 का वैल्यू ये हो गया और V2 का वैल्यू ये हो गया। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यस, अब देख लीजिए टोटल पीडी कैसे निकालते हैं। तो जो पीडी हमने C1 के अक्रॉस में लिया, जो पीडी हमने C2 के अक्रॉस में लिया, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। यहां से यहां तक पोटेंशियल प्लस यहां से यहां तक का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का निकल जाएगा। ओके, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस तो उसके अक्रॉस में हुआ ना, जो एंड है कॉम्बिनेशन का, और कॉम्बिनेशन के एंड पर जो अप्लाई किया गया है पीडी वो V है, तो नेचुरली V के इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो अपीयर होगा कॉम्बिनेशन में। यस, इसीलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 हम लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, V1 प्लस V2। अब हम इसको यहाँ पर इरेज करें आगे प्रोसीड करने के लिए। अब V1 क्या होगा और V2 क्या होगा। V1 के लिए Q by C1, V2 के लिए Q by C2, यही है। ठीक, लेकिन V के लिए क्या है, V के लिए क्या होगा ये समझने के लिए हम उस कॉन्सेप्ट को दोहराते हैं जिसमें हमने कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकालना था पर्पस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इन दोनों का ना होगा, जो दोनों कैपेसिटर्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल कैपेसिटर से, वही कैपेसिटर कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो हमने रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को हटा दिया और उसके बदले में एक सिंगल कैपेसिटर निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस कितना है C, तो C के वैल्यू क्या होंगे हम ये जानना चाहते हैं। तो जब C के वैल्यू हम जानना चाहते हैं तो इसी C के अक्रॉस में वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा या डिफरेंट होगा जो इस कॉम्बिनेशन में हुआ था। अगर हमें इक्विवेलेंट रखना है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस रखना होगा, तो इसलिए हमने सोर्स वही कनेक्ट किया फिर इस पर। तो जो सोर्स यहाँ कनेक्ट किया था वही सोर्स यहाँ है, तो जो चार्ज यहाँ पर इन सबको मिलेगा वही चार्ज यहाँ पर भी मिलेगा। ओके, ठीक है, तो Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से होगा एक बार। तो अब Q चार्ज यहाँ पर आइए इस तरह कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस और C के बीच में जो रिलेशन होगा वो Q इक्वल टू CV को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उससे V का वैल्यू क्या निकलेगा, Q by C ना। ठीक, तो V को रिप्लेस करते हैं Q by C से। ठीक है, आपने लिख लिया। अब देखिए जो V को हमने रिप्लेस किया Q by C से, ठीक है, Q by C से रिप्लेस किया, तो वो अब इक्वल होगा Q by C1 प्लस Q by C2 के। जिस राइट साइड में हम Q देख रहे हैं दोनों के ऊपर, उस Q को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया इस स्टेप में। ठीक है, अब अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा 1 by C1 प्लस 1 by C2। अब ये Q और ये Q कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया। 1 by C इक्वल टू बचेगा 1 by C1 प्लस 1 by C2। ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए इनके साथ रिलेशन। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मालूम हो कि C1 और C2 का वैल्यू क्या है ना। तो ये रिलेशन हो गया। इसी रिलेशन को आप सिंपलीफाई करेंगे तो इस तरह आएगा, जो C इक्वल टू C1 C2 by C1 प्लस C2 से डिवाइड हो रहा है ना। सिंपलीफिकेशन के बाद ये आएगा। तो चलिए, आपने सीरीज में कितना कैपेसिटेंस हो सकता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वो आपने निकालना सीख लिया। नहीं, अब आइए पैरेलल में कितना ये वैल्यू हो सकता है वो भी सीख लें। चलिए बना लीजिए, बना लिया। चलिए ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन पैरेलल लेना है तो सिंपलीफाइड सर्किट के लिए हमने दो ही कैपेसिटर लिया है। ठीक है,
तो एक कैपेसिटर C1 जिसका कैपेसिटेंस है, दूसरा कैपेसिटर C2 जिसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको एक इन दोनों का एक साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा इन दोनों का एक साथ कनेक्ट कर दिया। वो कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? यहाँ और यहाँ। ठीक है, यस, ये दोनों कनेक्टिंग पॉइंट है। तो इसी कनेक्टिंग पॉइंट को हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट कर दिया और वो सेल है जो पीडी अप्लाई कर रहा है V। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? पहले की तरह ही है कनेक्शन। ठीक है, सिर्फ इसका फर्क है, कॉम्बिनेशन पैरेलल है इसलिए वो फर्क आया है। अब आइए, तो जो चार्ज यहाँ से सप्लाई करेगा वो यहाँ का जंक्शन तक तो जाएगा, लेकिन जंक्शन पर पहुंचने के बाद उन चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट होने का ऑप्शन आ जाता है। उसमें से कुछ चार्ज पहले कैपेसिटर के प्लेट के पास जाकर जमा होगा और बाकी जो चार्ज होगा दूसरे कैपेसिटर के प्लेट पर जाकर के जमा होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अगर कहीं कोई जंक्शन पॉइंट आता हो, वहां से डिवीजन हो रहा हो, तो एक पार्ट एक तरफ जाएगा और दूसरा पार्ट रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो C1 का प्लेट पर जाएगा और जमा होगा उसको मैंने मान लिया Q1 चार्ज, और जो C2 प्लेट कैपेसिटर के जाएगा उसके मान लिया मैंने Q2। ठीक है, तो Q1 यहाँ और Q2 यहाँ। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर ही दिया और चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया। तो अब क्या कह सकते हैं, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कैपेसिटेंस अगर मालूम है तो C1 और इसका कैपेसिटेंस मालूम है C2, तो कैपेसिटेंस के टर्म में हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं। यस, अगर हम कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं तो क्या निकालेंगे? लेट्स सी। लिख लिया इतना? देखिए, जो चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ मैंने उसको Q1 माना, वही यहाँ लिख दिया। जो चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ उसको मैंने Q2 माना, वही यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो दोनों चार्ज मिलकर के कितना बनाएगा? Q, वो चार्ज ना जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यस, इसलिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। ठीक है, अब आइए, आप कह सकते हैं जो चार्ज यहाँ अपीयर हुआ Q1 उसको हम निकाल सकते हैं C1 V1 से, और जो चार्ज यहाँ अपीयर हुआ Q2 उसको भी हम निकाल सकते हैं C2 V2 से। ठीक है, अगर निकाल सकते हैं तो V1 तो दोनों के लिए जो होगा वो इसके अक्रॉस में इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड वही ना होगा। तो इसलिए हम V1 को रिप्लेस कर देंगे V से और V2 को भी रिप्लेस कर देंगे V से। तो C1 V1 और C2 V2 यहाँ हुआ। चलिए, अब दोनों को ऐड कीजिए, ये भी Q1 निकल गया Q2 निकल गया, दोनों को ऐड कर सकते हैं। देयरफॉर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। ठीक है, ये Q क्या है? टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स Q। ठीक है, तो अब ये आप रिप्लेस कर सकते हैं Q1 को C1 V से और ये Q2 को C2 V से और Q को CV से। यस, तो C1 V, C2 V और CV। ठीक है, तो चलिए अब इतना को सिंपलीफाई करने के बाद हम क्या पाएंगे? जो कॉमन क्वांटिटी है वो कॉमन ले लेंगे। V कॉमन है, कॉमन ले रहे हैं, ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो क्वांटिटी V बोथ साइड में आ रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ C1 प्लस C2 इक्वल टू C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पर इस सर्किट को रिप्लेस करके इसमें लाया गया है। तो एक दोनों कैपेसिटर को हटा दिया और दोनों के बदले में एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर ले लिया गया। सिंगल कैपेसिटर उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इसलिए जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो भी उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। और वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देने के लिए या पाने के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो इट हैज बीन अंडरस्टूड, समझ में आ गया? देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, जो भी डिडक्शन हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए किया, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, वो हमने लोगों ने दो कैपेसिटर्स के लिए किया। तो दो कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने देखा क्या क्या रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। अगर कैपेसिटर्स का नंबर बढ़ जाए, 2 के बजाय 4, 10, 20, 50 ऐसा हो जाए, तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा ये हम अंडर रिमार्क्स कुछ पॉइंट्स में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ वी गिव रिमार्क्स।
यस, सीरीज के केस में हम लोगों ने देखा था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये था सीरीज के लिए, सीरीज केस के लिए। और पैरेलल केस के लिए जो देखा था c इक्वल टू c1 प्लस c2, दो कैपेसिटर के केस में यही देखा था ना। ठीक, तो अब अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर हो जाएंगे तब वो रिलेशन इंक्रीज करेगा इस तरह से। जैसे अगर हमें सीरीज में लेना हो तो 1/c1 प्लस 1/c2 के बाद फिर आगे उसे ऐड करेंगे 1/c3 प्लस 1/c4, ऐड करते करते टू n तक जाएंगे, 1/cn तक। ठीक है, और पैरेलल में भी हम वही काम करेंगे, c1 प्लस c2 करके वहां पर रुक गए थे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे, c1 प्लस c2 प्लस c3 वगैरह करते करते n तक जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखने के बाद ये सीरीज के लिए हो गया, ये पैरेलल के लिए हो गया। अब इसमें दूसरा केस हो सकता है, कभी कभी आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि हर एक कैपेसिटर का वैल्यू इक्वल हो, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर ऑफ इक्वल वैल्यूज। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn, देन 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1, कितनी बार, n टाइम्स तक। जी, अगर ऑल कैपेसिटेंस आर इक्वल देन इन सीरीज इसमें क्या करेंगे हम, जहां भी C1 C2 C3 है उसको हम रिप्लेस करेंगे C1 से। ठीक है, तो C1 से रिप्लेस करने पर हमें लिखना पड़ेगा 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस अप टू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, क्योंकि n कैपेसिटर्स रहेंगे। तो उसके बाद अगर एक ही नंबर को हम ऐड करते हैं n टाइम्स, इसका मतलब ये होगा कि उसका सम n टाइम्स हो जाएगा उसके एक वैल्यू का, तो n टाइम्स हो गया 1/c1 का। ठीक है, अब वो वैल्यू रेसिप्रोकल यहां कीजिएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा, तो C1/n हो जाएगा। तो C1/n ये सीरीज में आया है ना, तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा उसका n डिवीजन कीजिए तो उसका एक डिवीजन का वैल्यू जो आएगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। इस केस में ये रिड्यूस हो गया, नेचुरली इंडिविजुअल कैपेसिटर से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो सीरीज में रिड्यूस होता ही है। और पैरेलल के केस में एंड इन पैरेलल, तो पैरेलल के केस में इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा कैपेसिटेंस के मामले में उसका n टाइम्स हो जाएगा इक्विवेलेंट का, तो पैरेलल में आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, ये तो पहले वाले दो कैपेसिटर के रिजल्ट जो निकला होगा उसमें भी आप देख करके कह सकते हैं कि दो कैपेसिटर के लिए पैरेलल में उसका वैल्यू रिड्यूस इंक्रीज किया था और सीरीज में उसका वैल्यू रिड्यूस किया था, क्योंकि रेसिप्रोकली ऐड कर रहे थे वहां सीरीज में और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, तो डायरेक्टली ऐड करने में इंक्रीज करेगा ही और रेसिप्रोकली ऐड करने में डिक्रीज करेगा ही। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये अपना एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं इरेज करूं इसे। पॉइंट नंबर 2, जैसे क्या लिखा है यहां पर, इफ a dielectric is partially filled in the space between the plates of the capacitor, तो कैपेसिटर ये है, दोनों प्लेट ये है, इनके बीच का स्पेस में जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है उस स्पेस में पार्शियली माने कुछ हिस्से तक कुछ दूसरा इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक को फिलअप कर दिया गया है, तो बाकी अब जो बचा ये इतना स्पेस जो है वो अनफिल्ड है और ये इतना स्पेस में फिल्ड हो गया, तो इसका मान लीजिए कि डिस्टेंस या थिकनेस जो इन फिलअप करने से बना है वो x है, तो अनफिल्ड का थिकनेस कितना रह गया d-x, जबकि d क्या है, दोनों प्लेट के बीच का टोटल डिस्टेंस है ना। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका आपको यहाँ पर करना क्या है कि इस कैपेसिटर को आप दो सेपरेट कैपेसिटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एक कैपेसिटर को ऐसा बना लीजिए जो लगे कि वो फुल्ली इतना ही लेंथ का डिस्टेंस रखता हो और वो स्लैब से भरा हुआ है, किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से वो फुल्ली फिल्ड है। और दूसरा कैपेसिटर ऐसा बना लीजिए जो दोनों प्लेट के बीच में एम्प्टी स्पेस रखता हो, मतलब एयर या वैक्यूम रहे,
ठीक है। तो दो कैपेसिटर बना लीजिएगा, तो दोनों कैपेसिटर को मानकर चलना पड़ेगा कि दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला जो स्पेस होगा वो ये डिवाइडिंग लाइन होगा, ठीक है, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं। यस, एक कैपेसिटर ये हुआ और एक कैपेसिटर ये हुआ। अब इस कैपेसिटर में तो ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना इसने फिलअप किया था उतना ही का फुल्ली, और ये कैपेसिटर जो रिमेनिंग पोर्शन था एम्प्टी उसका है, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्टेड कैसा समझा जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन सीरीज दो कैपेसिटर को आप जब करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो अभी आपने देखा रिलेशन 1/C = 1/C1 + 1/C2 इससे निकाल लीजिएगा। यस, तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो C1 और इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो C2 मानकर चलिए। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके वैल्यू के लिए आपने देखा था डिडक्शन के दौरान कैपेसिटेंस जब निकाला गया था पैरेलल प्लेट का, तो उसके बाद उस वक्त डिडक्शन जब हुआ था C0 = लिखा गया था ε0 टाइम्स A/D, था ना। अब जब उसी को उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर फुल्ली कोई इंसुलेटर अनदर मीडियम का जो फिलअप कर दिया गया था, तो उस केस में कैपेसिटेंस जो आया था उसका वो उस इंसुलेटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी था उतना टाइम्स कैपेसिटेंस हो गया था, है ना, न्यू कैपेसिटेंस। तो अब C1 जो आएगा वो अनफिल्ड केस में जितना इसका कैपेसिटेंस होता उसका इतना टाइम्स हो जाएगा। यस, तो C1 के लिए ये C1 अगर कैपेसिटेंस इसकी वजह से है C1, तो फिर ये C1 यहां पर ये एज्यूम कीजिए कि जब ये नहीं था तब था C1, जब ये आ गया इसमें ये फिल कर दिया गया तब जो होगा वो C1 का इतना टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो ये जो वैल्यू आएगा अब वो अकेला C1 से चेंज रहेगा, अकेला C1 से चेंज रहेगा। तो कितना चेंज रहेगा, तो जितना चेंज होगा अब वो C1 से नहीं, अब C1 डैश से इंडिकेट होगा, ठीक है। तो C1 डैश यहां कर लीजिए, ठीक है, हियर। और यहां तो एम्प्टी स्पेस में है, तो यहां एम्प्टी स्पेस में है तो आप सिंपली दे सकते हैं ε0 टाइम्स A/D - x, ठीक है। यस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, ये वैल्यू हो जाएगा ε0 टाइम्स r, और इसका वैल्यू क्या होगा, जो एम्प्टी रहता है ये तो उसको क्या था उसका इतना टाइम्स, ठीक है। तो इतना टाइम्स रहेगा तो ε0 टाइम्स A/x। यस, अब ये वैल्यू C1 डैश का हो गया और ये वैल्यू C2 का हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो अब इसका और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अब निकाल लेंगे, ठीक है। इधर इरेज करें। यस, क्या देखा आपने 1/C1 + 1/C2 कर रहे थे, है ना, 1/C1 डैश प्लस 1/C2। अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है तो हम इस रिलेशन पर फिट करेंगे। 1/C1 डैश प्लस 1/C2 किसके बराबर होगा, जो इक्विवेलेंट उनका होगा उसके रेसिप्रोकल के 1/C के, ठीक है। C उसका इक्विवेलेंट हो गया। तो अब इससे सिंपलीफाई करेंगे, ये वैल्यूज जो यहाँ पर लिखा था मैंने वो वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिया गया। C1 डैश का वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहाँ पुट अप किया गया, और C2 का वैल्यू ये है, वो वैल्यू यहाँ पुट अप किया गया यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो अब देख रहे हैं x डिनोमिनेटर है, यहाँ मेन डिवीजन ये है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, x यहाँ चला आया, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, वो भी यहाँ चला आया, ठीक है। तो नाउ बाय आफ्टर सिंपलीफिकेशन के बाद अब ये जो एलसीएम लेने से पहले हमने क्या किया, इसमें ε0a और ε0a जो यहाँ पर देख रहे थे कॉमन, वो कॉमन ले लिए यहाँ ε0a 1/ε0a करके, ठीक। तो अब एलसीएम लेने के बाद ये एलसीएम लेने का मैटर यहाँ पर बनता भी है, तो एलसीएम लेने का बाद यहाँ पर आए और जब एलसीएम लेकर सिंपलीफाई करेंगे तो ये चीज d - x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आया जो भी आया, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब जाकर c का वैल्यू निकलेगा, तो रेसिप्रोकल करने पर इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अब ये ε0r यहाँ लिख दिया और ε0a यहाँ लिख दिया जी, और जो न्यूमरेटर था अब ये डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटेंस हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि अगर किसी कैपेसिटर के
प्लेट के बीच में कोई इंसुलेटर फिलअप कर दिया जाए, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। तो पार्शियली फिलअप करने से वो दो सेपरेट कैपेसिटर की तरह काम करता है, जिसमें एक जितना भरा गया है वो कैपेसिटर है और दूसरा जितना अनफिल्ड है, भरा हुआ नहीं है, वो कैपेसिटर है। ठीक है, आप इससे भी आप रिजल्ट दे सकते हैं जो हमने पहले पाया था। जैसे मान लीजिए x भरा ही नहीं जाए, कोई स्पेस भरा ही नहीं जाए, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, ओनली d बच जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन r ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट बाय d बचेगा, जो कि आपके लिए वैक्यूम के लिए जो कैपेसिटेंस था वही आ गया। ठीक है, अगर आपने फुल्ली फिलअप कर दिया तो फुल्ली फिलअप करने पर x का वैल्यू तो d के बराबर हो जाएगा, तो d माइनस d क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जब हो जाएगा तो ये टर्म ही कंप्लीटली 0 हो जाएगा और x यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, d से। तो अब एप्सिलॉन r ये रह गया, एप्सिलॉन नॉट a बाय d हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमने उस वक्त भी देखा था कि जब प्लेट के बीच में स्पेस को फुल्ली फिलअप कर दिया जाता है तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है उसका उतना टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस, रिजल्टिंग कैपेसिटेंस। ठीक है, वो यहाँ भी हम उससे हासिल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही इसका रिमार्क्स जो था मेन पॉइंट्स वो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।